जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं शाह अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथियों, आज हम 31 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। चलिए, लेकिन हाँ, सत्र चालू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर हर दिन का करंट अफेयर अपडेट कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बना रहा करिए, क्योंकि जो लास्ट में मैं प्रश्न पूछता हूँ वो और खास हो जाता है एग्जाम के लिए। तो वो एक रिवीजन पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। बहुत जल्दी हम एक रिवीजन का फॉर्मेट भी बनाएंगे, लेकिन अभी हम कंसिस्टेंट चलते हैं डेली करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज की सकारात्मकता है, लेखक कहता है निगाहों में मजे थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा, जीवन में बहुत सारे तूफान आएंगे, लेकिन आप अगर अपने आप को एक सामान्य झाड़ी या कहा जा सकता है एक पौधा समझते हैं तो आपका काम नहीं बनने वाला है। अपने आप को एक वृक्ष के समान और अपने आप को एक कहा जा सकता है कि आसान भाषा में अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो आप लोग जानते हैं कि बरगद का पेड़ आपने आस पास इर्द गिर्द में देखा होगा। वो कभी भी जो है, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, वो कभी भी गिरता नहीं, कभी भी जो है डगमगाता नहीं। तो अपने आप को एक पेड़, एक वृक्ष के समान समझ के अपनी सफलता की ओर आगे बढ़े। किसी भी प्रकार से आपको झाड़ी समझने के लिए अपने आप को मतलब मत बैठिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, एप्पल ने अपने नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो केविन पारेख इनका नाम है। तो आइए, साक्षी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड साक्षी, मैं रिप्लाई कर दिया हूं सभी का। ठीक है, बाद में देखा था मैंने इन्हें। तो रोशनी ने भी सही जवाब दिया है, शशि ने भी सही जवाब दिया है, सूर्या ने भी सही जवाब दिया है, और सूर्या जो है वो डिटेल में लिखा है। ठीक है, यामिनी ने भी सही आंसर दिया है। बेटा अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ठीक है, और क्या बताना चाह रहा था, टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन अब जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? व्हाट्सएप लिंक। याद रखिएगा कि व्हाट्सएप लिंक जो है आपको हमारे इस मतलब आपके वीडियो के नीचे मिल जाएगा व्हाट्सएप लिंक। इसमें आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी उड़ती हुई खबर है कि टेलीग्राम जो है वो भारत में बैन हो रहा है। तो टेलीग्राम अगर बंद हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है, व्हाट्सएप तो चालू है। व्हाट्सएप ग्रुप वैसे ही आप लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9752189752। ठीक है, चलो तो प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ओवरडोज किसी भी चीज का वो उचित नहीं है। आज के दिन मनाया जाता है, मतलब 31 अगस्त को। वो व्यक्ति जो ओवरडोज की वजह से, ये एचआईवी का सिंबल है, लेकिन जो ओवरडोज से बहुत सारे मरीज जो है अपने प्राण को त्याग दिए, ओवरडोज की वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको याद करने के लिए बेसिकली अंतरराष्ट्रीय ओवरडोज दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ठीक है, जो कि इस बार का थीम जो है, यह विषय जो कहा जा सकता है, एक साथ हम कर सकते हैं, टुगेदर वी कैन एंड ओवरडोज। ओवरडोज किसी भी चीज का सही नहीं है। अगर आप लोग भी किसी भी चीज का ओवरडोज लेते होगे तो ओवरडोज बंद कर दो। ठीक है, ओवरडोज कभी भी मत करना किसी भी चीज का, क्योंकि ओवरडोज से जो है हम एडिक्ट हो जाते हैं, और एडिक्ट होने की वजह से जो है हमारा जीवन उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। मतलब जैसे कि कई लोग मतलब अगर कहा जा सकता है कोरोना काल में तो ओवरडोज या एडिक्शन की वजह से बेचारे मजदूर लोग एक एक हजार रुपए का गुड़ाखू खरीद रहे थे। समझ रहे हो? तो ये सब सारी चीजें जो है हमारे साहू जी हंस देते हैं तो मुझे भी हंसी आ जाती है। मतलब मैं परेशान हो गया था कि लोग इतने भी एडिक्ट हो सकते हैं कि एक एक हजार रुपए का छोटा छोटा गुड़ाखू खरीद रहे हैं। समझ रहे हो? तो ओवरडोज, ये मैं तो सिर्फ गुड़ाखू की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का तो बाप रे, ये मतलब बहुत ज्यादा गुड़ाखू किया जाता है। इतना ज्यादा जो सेल है, तो बेटा ये सब चीजों को मतलब अवॉइड करना है, आसपास के लोगों को समझाना है
और खास तौर से ड्रग एडिक्ट जो होते हैं उनके लिए भी ओवरडोज ठीक नहीं। पेन किलर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, किडनी में इफेक्ट करता है। किडनी इफेक्ट हो जाएगी तो किडनी जो है वो खराब हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कहीं के नहीं रह जाओगे। तो आप लोग के साथ जीवन में ईश्वर ऐसा कभी ना करे, आप लोग के साथ कभी ना हो, ठीक है, किसी के साथ ना हो। लेकिन ओवरडोज ठीक नहीं है किसी भी चीज का। चलो ठीक है। एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी 2024 से 28 तक के तुर्कमेनिस्तान के लिए शुरू शुरू की गई नई देश भागीदारी रणनीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सभी होगा कि नए उन्मेषी निजी क्षेत्र में संचालन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, आपका विविधता पूर्ण रूप से बढ़ाना, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और विकास समर्थन करना। तो ओवरऑल सब होगा। आइए इसको समझते हैं। एशियन डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो हरित परिवर्तन सबसे पहला है, जितना ज्यादा हो सके कि आपका हमारे कृषि के क्षेत्र में जो है लोगों का रुझान बढ़ाना। कृषि में हम और क्या क्या चीज टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, उन सभी टेक्नोलॉजीज को, उन सभी टेक्निक्स को उपयोग करना। साथ ही साथ हमारे आसपास का आवरण, जहां जहां पेड़ पौधे नहीं है वहां पेड़ पौधों को लगाना। तो इन सभी चीजों पे एडीबी का फोकस है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। उसके बाद है परिवहन नेटवर्क। परिवहन नेटवर्क में प्रॉपर रणनीति बनाना। जैसे क्या होता है कि जो पारंपरिक आपका जो परिवहन होता है उसके तहत लोग जो है कार्यरत है, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार की भी बहुत सारी पहल है कि इलेक्ट्रिक आपका बसेस चलाना। तो इन सभी चीजों को प्रोत्साहित देकर फंडिंग कर रहा है एडीबी। निजी क्षेत्र में विकास करना, मध्यम एवं छोटे आकार के जो बिजनेस है, एमएसएमईज जो है, उन पे बढ़ावा देना। बच्चों या बच्चे कहा जा सकता है या मतलब युवा वर्ग में उद्यमिता का विकास करना मुख्य रूप से जो है आपका एडीबी बैंक का ये पहल है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के साथ साथ सभी देशों के लिए ये एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक जो है कर रहा है। अगर हम एडीबी की बात करें तो मुख्यालय है मंडालुयोंग, फिलीपींस में, ठीक है। और 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई है। अध्यक्ष जो है इसके मसातुसुंगु असाकावा, मेरा जबान फंस जाता है यार, ऐसा ऐसा नाम रहता है, ठीक है। चलो, ईरान की नई सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह पहली बार है जब कोई महिला इस पद पर आसीन हुई है, ठीक है। ईरान की ये कहा जा सकता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की एक पहली पहल है जिसमें प्रवक्ता, सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइए देखते हैं। इनका नाम है फतेमेह मोहजेरानी, ठीक है। 54 वर्षीय फतेमेह मोहजेरानी जो है ईरान की पहली सरकारी प्रवक्ता बनी है। मतलब कि अगर हम देखें वैश्विक स्तर पे तो महिला समानता, या जो मैं बताता हूँ हमेशा कि हमें पुरुष और महिलाओं में किसी प्रकार का भेद नहीं रखना चाहिए, तो उसके ओर जो है वैश्विक स्तर पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और महिलाएं जो है, आप देख सकते हैं कि ईरान जो कि एक समय में देखा जा सकता है कि एक जो है कहा महिलाओं को जो है दबा के रखा जाता था, तो उस क्षेत्र में जो है महिला प्रवक्ता हमारे सामने दिखाई दे रही है। क्या नाम है? फतेमेह आपका मोहजेरानी, ठीक है। 54 वर्षीय है। 1970 में अराक शहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी इन्होंने। आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, आपको ये पता होना चाहिए इनका नाम, जो कि हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के पूर्वोत्तर राज्यों को जल विद्युत परियोजना के विकास में सहायता के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की है तथा इन परियोजनाओं की कुल क्षमता कितनी है? देखो बेटा, समझना कि भारत सरकार की ये एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें जो पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आएंगे आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, है ना, और आपका सिक्किम। सिक्किम भी पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये जो राज्य है मुख्य रूप से इनमें जो है पन बिजली मतलब कि जल विद्युत और जो है पवन ऊर्जा के लिए जो है मुख्य रूप से क्या किया जा रहा है? फोकस किया जा रहा है, ताकि वहां पर जो है विकास को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए सरकार जो है 15,000 मेगावाट क्षमता के लिए 4,136 करोड़ रुपए, ठीक है, निवेश करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,000 मेगावाट क्षमता के लिए 4,136 करोड़ का वित्त पोषण रखा है, जिसमें 24% जो है इक्विटी हिस्सेदारी होगी अन्य आपके उद्यमियों की। और अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें हमारे पूर्वोत्तर राज्य में कहा जा सकता है परिवहन, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र वहां पर वनों से आच्छादित है, साथ ही साथ पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पर जो है पन बिजली
और आपका क्या बोलते हैं, कहा जा सकता है जल विद्युत वहाँ बनेगा और बनने के साथ-साथ वहाँ पर जो है विकास बिजली पहुँचेगी और लोग जो है वहाँ पर उनकी क्षमताओं में विकास होगा। ठीक है? अभी भी पूर्वोत्तर राज्य में बिजली की काफ़ी कमी है। ठीक है? 2032 का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को मंजूरी दी? तो क्या है? कृषि अवसंरचना कोष योजना। कृषि अवसंरचना कोष योजना बेसिकली मेरे प्रिय साथियों क्या है? तो कृषि में वैसे जैसे कि मैं एडीबी के बारे में बता रहा था कि एडीबी जो है वो हरित क्षेत्रों में विकास पे जो है सबसे पहला पहल कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ते हैं सबसे पहले व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां। एआईएफ में अब सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए अवसंरचना विकास शामिल की है, जिसमें पात्र लाभार्थी समुदाय के कृषि क्षमताओं को बढ़ा सकेंगे। मतलब क्या होगा कि कृषि में हमें जो है, जैसे कि कृषि प्रधान देश हमें माना जाता है, तो कृषि की उन्नतता में जो है हमें सबसे पहले फोकस करना है। तो ये केंद्र सरकार की पहल है और कहा जा सकता है कि इसमें विकास से हमारे कृषक वर्ग में काफी जो है विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें ये जानना चाहिए। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने उपभोक्ता डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए हाल ही में क्या लॉन्च किया है? तो हाल ही में क्या लॉन्च किया है? तो यूपीआई टीपीएपी। मतलब क्या है टीपीएपी? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। अब भीम पे के साथ जो है आपका यूपीआई यूपीआई मतलब कि आपका भारत पे के साथ, भीम पे नहीं, भारत पे के साथ एक और आपका कहा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर या आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकेंगे, जो प्रॉपर किस नाम से जाना जाएगा? तो प्रॉपर जाना जाएगा आपका मतलब एक है भाई, याद नहीं आ रहा है, भारत पे फॉर बिजनेस के नाम से जाना जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये एक अच्छी पहल है जिसमें आदान प्रदान प्रॉपर जो है बिजनेस से संबंधित की जा सकेगी। ठीक है, आगे बढ़े। चल, हाँ, भारत पे के संस्थापक अगर बात करें तो अश्नीत ग्रोवर है। ठीक है, और शाश्वत नकरानी जी है। सीईओ है इसके नलिन नेगी है। पेरेंट अगर देखें इसके तो आपका रेसिलियंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है। अप्रैल 2018 को इसकी स्थापना हुई है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ठीक है, चलो, 1 सितंबर 2024 से श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुभाश्री। क्या नाम है? सुभाश्री। श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस के साथ साथ आपका कहा जा सकता है कि बहुत सारे जगह में निवेश है, कैपिटल्स में निवेश है और आपका इनका रियल एस्टेट एरिया में जो है इनका मतलब कहा जा सकता है प्रभावी कंपनी है। तो इनके जो है आपके सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं सुभाश्री। ठीक है, सुभाश्री जी। चलो, आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को कहाँ कमीशन करेगी? तो कहाँ करेगी? तो विशाखापट्टनम में। कहा? विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम के तट पे ये किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय आपका रामनाथ सिंह जी जो है यहाँ पर जाके अपनी सारी चीजों को किए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में एक गोपनीय कार्यक्रम के दौरान भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जो है क्या किया है? कमीशन किया है। और इसका जो अगर रेंज बोला जा सकता है ना, इसमें जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला दागने वाला जो इसकी मिसाइल्स होंगी वो 750 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। सारी डिटेलिंग मैंने रख दी है, तो आपको याद रखना है। ठीक, आपको बेसिक याद रखना है कि विशाखापट्टनम में आईएनएस अरिघाट का जो है कमीशन किया गया है या इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और क्या है? तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पनडुब्बी है, जो कि कहाँ गश्त करेगा? तो कहाँ गश्त करेगा? विशाखापट्टनम में है तो बे ऑफ बंगाल में करेगा और साथ ही साथ अरब सागर वाले क्षेत्र में भी करेगा, साथ ही साथ जो है आपका क्या है इंडियन ओशियन तरफ भी करेगा। तो सभी जगह गश्त करने के लिए बेसिकली पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है कि बाहरी कोई देश वाला आके हमारे यहाँ उल्टा सीधा ना कर सके। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी सहायता परियोजना प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक का पद क्या है? सी बर्ड प्रोजेक्ट ये जो है आपका कर्नाटक तट में हुआ है। ठीक है, क्या नाम है? कर्नाटक तट पे जो है ये सी बर्ड परियोजना चल रहा है ना, सी बर्ड परियोजना जो कि इंडियन नेवी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? तो वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ इनका नाम है। सी बर्ड आपका प्रोजेक्ट के तहत कहाँ हो रहा है? तो कर्नाटक में होगा। तो कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक हमारे पश्चिमी तट में है। ठीक है,
ऐसे अगर देखें हम नक्शा बना लें तो कर्नाटक कहाँ है, पश्चिमी तट पे है। इस प्रकार से कर्नाटक है। ठीक, अब यहाँ पर पश्चिमी तट पे हो रहा है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में यहाँ पर मिलेगा आपको करवार नौसेना बेस। करवार नौसेना बेस, इस करवार नौसेना बेस में आईएनएस कदम्बा के नाम से जो है, ये जो है आपका, इसको आईएनएस कदम्बा के नाम से भी जाना जाता है इस बेस को। और यहाँ पर जो है क्या चल रहा है, तो यहाँ पर भी ये आपका ऑपरेशन सी बर्ड चल रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। उद्देश्य क्या है, तो प्रोजेक्ट सी बर्ड का उद्देश्य कारावार में एक अत्याधुनिक नौसेना बेस बनाना, जो पूरा होने पर एशिया के सबसे बड़े नौसेना बेस में से एक होगा, है ना। हमारा जो, अगर कहा जा सकता है, इंडियन नेवी इस पे काफी काम कर रहा है। क्लियर, चलो। भारतीय सेना द्वारा अमेरिका के अतिरिक्त 13,000 CIG 716 राइफल खरीदने का प्राथमिक लाभ क्या है, तो देखो, आओ देखते हैं। जो हमारी पैदल सेना है ना, 73,000 SIG 716 मंगाया गया है। ये AK-47 से भी फास्ट रहेगा। पैदल सेना के लिए ये काफी उपयोगी रहेगा हमारे। देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है, इसमें जो है आपका मल्टीपल शूट का प्रावधान है। साथ ही साथ AK-47 से थोड़ा सा मतलब लाइट वेट कहा जा सकता है, तो अमेरिका से इन्हें खरीदा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो अमेरिका से खरीदा गया है क्योंकि अमेरिका में ना वेपन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सक्षम है वेपन से। तो बहुत अच्छी पहल है हमारे भारतीय मतलब इंडियन आर्मियों के लिए, मतलब इंडियन आर्मी बॉयज के लिए, है ना, गर्ल्स के लिए भी। ठीक है, आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में सबसे युवा व्यक्ति कौन है, चलो बताओ आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।